वो सेशन नॉर्मल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। ये कुछ काउंसलिंग सेशंस के तरह का है। देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब आप गाड़ी को खरीदते हैं, या 4 चक्के की गाड़ी हो चाहे 2 चक्के की गाड़ी हो, जब आप खरीदते हैं तो उसमें अलग से पार्ट्स लगाते हैं। जैसे जो पार्ट तो आपको कंपनी वाले दे रहे होते हैं, वो तो देते ही हैं। लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ें आप खुद से लगाते हैं। जैसे अगर आपने बाइक ली हुई है, तो उसमें जो लेग गार्ड होता है वो आप लगाते हैं। हो सकता है कि आपने डिक्की लगानी हो तो डिक्की लगाते हैं आप। मतलब वो सामान का जो कैरियर होता है बाइक में, पीछे की तरफ एक डब्बे सा डिक्की होती है, वो लगाते हैं आप, ताकि सामान रखने के काम आए। आपको अगर डेकोरेशन पसंद है तो आप उसमें कुछ स्टिकर लगाते हैं, या आप वो हाथ में ग्रिप के लिए लगाते हैं, हाथ के ग्रिप के लिए आपके रेस के वहाँ और दूसरे हैंडल पे एक कवर लगाते हैं। फिर आप सीट का कवर लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको शोरूम से मिलकर नहीं आती है। ये इसको आपको अलग से लगाना पड़ता है। दूसरी बात कि जब गाड़ी मान लीजिए आपने खरीद ली, गाड़ी आपके पास आ गई। फिर आपने जब गाड़ी चलाई 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, तो फिर गाड़ी में कुछ न कुछ रिपेयर की गुंजाइश होती है। गाड़ी में थोड़ी बहुत नट बोल्ट ढीले हो जाते हैं। उसको जब भी हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं या बाइक की सर्विसिंग करवाते हैं, तो वो जो मैकेनिक है या वो जो सर्विस सेंटर है, वो नट बोल्ट को थोड़ा टाइट कर देते हैं। तो ये जो सेशन है, ये आपकी उन नट बोल्ट को टाइट करने का सेशन है, जिसके दौरान आपको ये पता चलेगा कि क्या-क्या, कब-कब, कैसे-कैसे करना चाहिए, और कौन-कौन सी वो छोटी-छोटी गलतियाँ हैं जो कि हम जाने-अनजाने में कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें लंबे समय में रिज़ल्ट अपनी मेहनत के अनुपात में नहीं मिल पाता। तो हम लोग ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी मेहनत के अनुपात में हमें रिज़ल्ट मिल पाए, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर रहे हैं और बेजोड़ मेहनत कर रहे हैं। लेकिन किसी-किसी को मेहनत का फल ज़्यादा मिल रहा है, किसी-किसी को कम मिल रहा है। कोई बहुत प्लान दिखा रहा है, कोई जुड़ नहीं रहा है, कोई बहुत लोगों से बात कर रहा है, कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, और कोई के सिर्फ किसी न किसी के सिर्फ कहने मात्र से लोग प्रोडक्ट ले ले रहे हैं। प्लान के बारे में बताने मात्र से लोग प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो जाते हैं और प्रोडक्ट उनसे लेना चाहते हैं। तो क्या ऐसा फाइन ट्यूनिंग है जो कि हमें करना पड़ेगा अपने बिज़नेस में, उसके बारे में ये कुछ बातचीत है। ये मूल ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं है। ये जो सब्जेक्ट जिनके बारे में पिछली बार भी बात हुई थी, और ये इस बार भी जो बात होने वाली है, वो फाइन ट्यूनिंग का हिस्सा है, काउंसलिंग सेशंस का हिस्सा है, और ये हम इकट्ठे इतने सारे लोगों के साथ कर रहे हैं ताकि हर किसी तक ये बात पहुंच जाए। और फिर इसके विषय में अगर व्यक्तिगत तौर पे अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, तो सर लोगों के पास मेरा नंबर, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के पास नंबर ऑलरेडी, कंपनी का ऑफिशियल नंबर जो है वो मौजूद है, मेरे पास जो रहता है। कंपनी के जो फेसबुक में नंबर डाला हुआ है, मतलब फेसबुक के जो कंपनी का ऑफिशियल पेज है, उसमें आप व्हाट्सएप पे क्लिक करेंगे, तो जो मैसेज आएगा वो मेरे ही पास आएगा। यानी कि कंपनी के जो व्हाट्सएप का नंबर है वो मेरे ही पास है। तो हालाँकि वो नंबर कंपनी का है, लेकिन मेरे पास है। तो आपको मुझसे कभी भी आप संपर्क कर सकते हैं। आज और या पिछले मीटिंग में जो भी मैंने बात कही, उसके विषय में अगर आपको कुछ पर्सनल बातचीत करनी है तो आप निस्संदेह कर सकते हैं, और ये मूल ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, काउंसलिंग सेशन का पार्ट है। तो चलिए हम लोग अपनी प्रेज़ेंटेशन की तरफ चलते हैं। लोग जानते हैं कि प पावर ऑफ टीम क्या होता है, या टीम वर्क जो है उसकी क्या ताकत होती है। चलिए जानते हैं हम लोग। ओलंपिक सर पे था। कहने को हमारा टीम बन गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि हमारा टीम का बीच में बहुत सारा छोटा-छोटा टीम बन गया था। पंजाबी पंजाबी के साथ, बॉम्बे वाला बॉम्बे वाले के साथ, नॉर्थ इंडियन अलग, ईस्ट इंडियन अलग। हम दोनों को लगा कि हमको इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। चलो बच्चे लोग, भागो भागो, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी भागो भागो, जल्दी जल्दी। हाँ, अभी जरा ध्यान से सुनना। आज तुम लोग को अपना हॉकी स्टिक नहीं चाहिए। नो स्टिक्स? नहीं, आज नहीं। आज बस एक ही काम करना है, ये ईंटें जो है ना, वहां से उठाकर यहाँ रखनी है बस। ठीक है? लेकिन ठेले से लेके नहीं जाने का है, अपना हाथ का इस्तेमाल करने का है, समझे? चलो, क्विक क्विक चलो। जल्दी। ठीक है, क्विक क्विक क्विक। चलो चलो जल्दी। अरे चल। ये यार। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छे।
अब एक काम करो, ये ईंटें उठाकर वापस वहीं रख दो। आप जी सर क्या बोल रहे हैं? कैसा मजाक है, हम यहाँ हॉकी खेलने आए, ईटा धोने आए। अब दादा इन लोग ऐसे ही भागम भाग करेगा या कुछ समझेगा भी? सब नहीं समझेगा, करता रहेगा। वापस वापस लेके जाओ। नहीं सर, नहीं कोई सवाल? है जी, करते हैं जी। Come on, boys. एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हम लोग कुछ तो गलत कर रहे हैं। ऐसा करो, यहाँ से लेके वहां तक एक लाइन में खड़े हो जाओ। समझ गए? लाइन अभी। समझे तुम लोग? सिर्फ ये मेहनत और कोशिश और टैलेंट से कुछ नहीं होता। काम आसान होता है टीम वर्क से। मैं तुम्हें जितनी भी ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन जब तक तुम में एकता नहीं होगी, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करोगे, जीत नहीं पाओगे। जीत के लिए ये जो आपने अभी वीडियो देखा, अगर मान लीजिए कि जो लोग हॉकी प्लेयर्स थे वो अपने कोच को या अपने मैनेजर को अगर ये कहते कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं, हम क्यों ईंट को एक जगह से दूसरी जगह रखें, हम तुम्हारे गुलाम हैं क्या, हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम भाड़ में जाओ यहाँ से। मतलब ह्यूमन बिहेवियर है, किसी को कुछ बुरा लगता है तो वो मन की भड़ास निकाल ही सकता है। कुछ लोग होते हैं जो मन मन में कहते हैं कि अरे कैसा निर्दयी व्यक्ति है, देखो ना हमसे ऐसा काम करा रहा है ना। कुछ लोग मुंह से सामने से कह देते हैं। तो खैर ये ह्यूमन बिहेवियर है। अगर किसी के मन में रह जाए तो भी बुरा है, और अगर उसे गलत लग रहा है तो भी बुरा है, कह दे तो भी बुरा है, ना कहे तो भी बुरा है। तो खैर मकसद ये है कि ये जो टीम वर्क है वो तभी काम करता है हमारे लिए जब सारी टीम एक इकट्ठे होकर एक वेवलेंथ पे आती है, एक तरंग में आती है, या उनकी सिंक्रोनाइजेशन, आपस में कोऑर्डिनेशन और आपस में तालमेल जब अच्छा होता है, तभी टीम में सबसे अच्छी तरह से काम होता है। अगर एक की बात दूसरा ना माने, दूसरे की बात पहला ना माने, और पहले की बात चौथा ना माने, तो क्या है कि आपस में कोऑर्डिनेशन तो होगा नहीं, टीम वर्क होगा नहीं। तो टीम वर्क नहीं होगा तो आपने देखा कि इस उदाहरण में जैसे हर कोई खुद अकेला काम कर रहा था, आपने देखा कि हर कोई जैसे खुद अपने खुद के लेवल पे काम कर रहा था, आपस में गुट बनाकर या आपस में एक दूसरे की शिकायत करके। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम से लंबा कोई नहीं कर पाता। मतलब बहुत लंबा दूर तक दूरी तय नहीं कर पाता कोई भी। आप देखेंगे इस तरह की बात जो भी करते हैं कि अरे मतलब ये तो तानाशाही है, इसकी बात क्यों माने, टीम लीडर की बात क्यों माने, कंपनी के ट्रेनर की बात क्यों माने, कंपनी की बात क्यों माने। ऐसे जितने भी लोग होते हैं, मतलब मैं उनका व्यक्तिगत तौर पे उनको कुछ खराब नहीं कह रहा, लेकिन ऐसी सोच वाले लोग ना लाइफ में कोई एक मुकाम नहीं हासिल कर पाते, लंबी दूरी नहीं तय कर पाते, वो एक लकीर के फकीर बनकर रह जाते हैं। तो अगर आपको भी लंबी दूरी तय करनी है रेनेटस के बिजनेस के साथ, तो आप भी टीम वर्क में आप भी ध्यान रखिए। टीम वर्क के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये लगेगा कि अरे ये तो तानाशाही है, या कोई बोल रहा है हम उसकी बात क्यों माने, हम कोई गुलाम थोड़ी हैं, हम कोई नौकर थोड़ी हैं, तो आप नौकर तो नहीं है। लेकिन आप देखिए कि क्रिकेट की टीम में भी कैप्टन की बात सबको माननी होती है। वो कोई कैप्टन के नौकर तो होते नहीं, ऐसा है या नहीं है?
बॉक्सिंग भी जब होती है तो कोच जो होता है, बॉक्सर कोच की बात को मानता है ना? प्लेयर बॉक्सर जो है वो कोई कोच का नौकर तो नहीं है। अब आप देखिए इस तरह से हर खिलाड़ी, हर स्पोर्ट्स में ऐसा ही होता है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग भी जो बोला करते थे हम मान लेते थे। कहीं न कहीं हमारे मन में मुलाल उनके खिलाफ भी रह जाता होगा शायद, कि देखो इन्होंने हमने ऐसा कह दिया, इन्होंने हम मुझे डाँट दिया। माता-पिता भी जब बचपन में डाँट देते तो बुरा लगता था कि देखो इन्होंने हमें डाँट दिया, या इन्होंने हमें ऐसा कह दिया, ये हमारी शान में गुस्ताखी है, या ये तो हमारे अहंकार को ठेस पहुँची है इस चीज़ से। लेकिन फ्रेंड्स अच्छा तो तभी आउटपुट निकलेगा जब आप टीम वर्क में काम करेंगे तो, म्यूचुअली रिस्पेक्ट करेंगे तो। कोई भी यहाँ पर किसी का गुलाम नहीं है, हम एक-दूसरे को कंप्लीट करते हैं। हम एक-दूसरे की सहयोगिता करके एक ऐसे गठबंधन को फ़ॉर्म करते हैं, एक ऐसे गठबंधन को बनाते हैं, जहाँ सामने वाले का भी फ़ायदा हो और अपना भी फ़ायदा हो। मैं आपको इसी संदर्भ में एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ। होता क्या है कि एक बार एक व्यक्ति मर जाता है ना? तो मरने के बाद वो जब जाता है चित्रगुप्त के पास, यमराज के पास, तो य यमराज देखता है कि उसका जो मतलब पाप और पुण्य का जो पलड़ा है वो बिल्कुल समान है। वो पाप भी उतने ही किए हैं जितने पुण्य किए हैं, तो एकदम समान है। तो ना ही उसको नरक में डाल पा रहे हैं, ना ही उसको स्वर्ग में डाल पा रहे हैं, है ना? तो क्या होता है कि उसको कहा जाता है कि भई आप कहाँ जाना चाहते हैं? तो वो कहता है भई दोनों को देखे बिना मैं कैसे बताऊँगा कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ? तो बोले आप एक काम करिए, आप मुझे दोनों दिखा दीजिए, है ना? तो दोनों दिखाने की बात होती है तो लगता है कि हाँ यार सही है, दोनों दिखा दिखा दो इसको, ये खुद ही डिसाइड कर लेगा। तो उसको लेके जाया जाता है, पहले नर्क में लेके जाया जाता है। वहाँ पर वो देखता है कि अच्छे-अच्छे पकवान हैं और सारे ऐशो-आराम है और सारे खाने-वाने की चीज़ है, सब कुछ है। लेकिन लोगों का जो मतलब हाथ है, वो ये वाली हड्डी मुड़ नहीं रही है। ऐसे है, ऐसे, है ना? अब ऐसे है कोई भी खाना अगर वो उठा रहे हैं, तो वो ये मोड़े बिना मुँह में तो डाल नहीं पा रहे हैं, तो परेशान है बिल्कुल। क्योंकि ये हाथ ऐसे सामान को उठाएँगे, उठा के मुँह में तो डाल ही नहीं पा रहे क्योंकि ये मुड़ ही नहीं रहा है। ये जो है ये मुड़ नहीं रहा है, तो मुड़ नहीं जा रहा है तो मुँह में डाल नहीं सकते, तो बहुत परेशान है नर्क में लोग, एकदम परेशान। मतलब वो त्राही-त्राही मची हुई है, लोग एक-दूसरे से झगड़ रहे हैं, क्योंकि भूख लगी है, खाना सामने है लेकिन खा नहीं पा रहे, ठीक है? तो मतलब बहुत परेशान है लोग, आपस में झगड़ा हो रहा है, आपस में लड़ाई हो रही है, लोग मतलब एक-दूसरे को गाली-गलौच दे रहे हैं और मतलब परेशानी है, बहुत तकलीफ है और बहुत दिक्कत है ना? तो उसने सोचा कि अच्छा चलो नर्क भी देख लिया, यहाँ पर खाने की तो सारी व्यवस्था है, सारा फ़ायदा है, सब कुछ है, सब बहुत बढ़िया है ना? लोग खा नहीं पा रहे इस वजह से एक-दूसरे से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनका ये हाथ फोल्ड नहीं हो रहा है। कोई भी सामान वो उठा रहे हैं, सामान उठा के मुँह में तो डाल नहीं पा रहे हैं। ऐसे कर रहे हैं तो लिक्विड चीज़ नीचे गिर जा रही है, पेट भर के नहीं खा पा रहे हैं। खाना सारा मौजूद है वहाँ पे, है ना? अब वो जब जाते हैं स्वर्ग में लेकर जाया जाता है, चित्रगुप्त उनको स्वर्ग में लेकर जाते हैं। अब जब स्वर्ग में लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ वो देखता है वहाँ पर भी ठीक उसी तरह से व्यवस्था है। सारे खाने-वाने की चीज़ है, सब कुछ मौजूद है और सारा खाना-वाना मतलब खाने के हर तरह के पकवान हैं। वही सारी चीज़ें हैं जो नर्क में भी थी, सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, ठीक है ना? वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे अंतर क्या है, वहाँ पे अंतर ये है कि जैसे मान लीजिए 2 लोग हैं, तो आपस में लड़ाई करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए परिवेश ने सामान उठाया, तो उसने ऋषिकेश को खिला दिया और ऋषिकेश ने सामान उठाया, उसने परिवेश को खिला दिया। क्योंकि वो अपने मुँह में नहीं डाल सकते, सामने वाले के मुँह में तो डाल सकते हैं ना। अपने मुँह में नहीं डाल पा रहे क्योंकि हाथ मुड़ नहीं रहा, ये वाला पार्ट मुड़ नहीं रहा, ये मुड़ नहीं रहा। लेकिन किसी और के मुँह में तो खिला सकते हैं। वहाँ पर क्या हुआ कि उसने देखा कि परिवेश योगेश को खिला रहा है, योगेश परिवेश को खिला रहा है, फिर परिवेश ऋषिकेश को खिला रहा है, ऋषिकेश परिवेश को खिला रहा है, परिवेश दोनों को खिला रहा है दोनों हाथों से। तो इस तरीके से सब कुछ सेम है, एवरीथिंग इज़ द सेम, लेकिन वहाँ पर सिर्फ़ मानसिकता अलग है, एक-दूसरे की हेल्प करने की मानसिकता है, एक-दूसरे को सपोर्ट करने की मानसिकता है, कोई किसी को एक-दूसरे का नौकर नहीं समझ रहा है। जहाँ नर्क में लोग एक-दूसरे को कह रहे थे, "मैं तुम्हें क्यों खिलाऊँ? मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ क्या? तुम्हारे कहने पे मैं तुमको दाल दूँगा, तुम्हारे कहने पे मैं तुमको रोटी दूँगा, तुम्हारे कहने पे तुमको जलेबी दूँगा, क्यों दूँगा? मैं खुद खाऊँगा।" लेकिन वहीं वहीं पे जहाँ दूसरा एग्ज़ाम्पल था, जहाँ पर स्वर्ग में
खाना सारा रखा हुआ है, हर कोई एक दूसरे को खिला रहा है, हाथ वहां भी नहीं मुड़ रहा है, सिचुएशन सब कुछ सेम है, खाने की भी वही सेम व्यवस्था, हाथ दोनों का न मुड़ पाना सेम है। लेकिन वहां क्योंकि कोई किसी को एक दूसरे का गुलाम नहीं समझ रहा, क्योंकि एक दूसरे का नौकर नहीं समझ रहा, क्योंकि वहां कोई एक दूसरे को ऑर्डर नहीं दे रहा, इसकी वजह से टीम वर्क बहुत अच्छा है। और इस टीम वर्क की वजह से वहां पर हर कोई पेट भर के खा रहा है, और जो मर्जी आए वो खा रहा है, और बहुत मजे से खा रहा है। तो क्या आप स्वर्ग में रहना चाहेंगे, आप नर्क में रहना चाहेंगे, ये चुनाव आपके हाथ में। तो आपको क्या करना है, टीम वर्क से काम करना है, या नर्क वाली व्यवस्था अपने लिए चुननी है, या स्वर्ग वाली व्यवस्था चुननी है, इसका चुनाव आपको करना है। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट इस पे चलते हैं। देखिए हमारा जो बिजनेस है वो मल्टीप्लिकेशन का बिजनेस है, वो अपने आप को डबल करने का बिजनेस है। अभी क्या है कि चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। ऐसे सुन लीजिए। एक बार एक कवि हुआ करता था। उसकी माली हालत इतनी खराब हुई कि घर में खाने के लाले पड़ गए। इसी कारण उसने महल में जाकर राजा से मदद मांगने का फैसला किया। राजा के बुलाए जाने पर उसने अपनी कविताएं पढ़नी शुरू कर दी। वाह 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 वाह। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कवि से अपना इनाम मांगने के लिए कहा। कवि ने मोहरों से सजे शतरंज की ओर इशारा करते हुए कहा, महाराज, अगर आप पहले खाने में चावल का एक दाना रखें और हर खाने के लिए उसे दुगना करते जाएं, तो मैं समझूंगा मुझे मेरा इनाम मिल गया। बस इतना ही? राजा ने पूछा। सिर्फ चावल का एक दाना और सोना नहीं? जी हाँ महाराज। तो फिर ऐसा ही हो। दरबारियों ने चावल के दाने रखने शुरू कर दिए। पहले खाने में एक, दूसरे में दो, तीसरे में चार, चौथे में आठ। इस तरह वो रखते गए। जब 10वें खाने में चावल रखने की बारी आई तो उन्हें चावल के 512 दाने रखने पड़े। 20वें खाने तक संख्या बढ़कर 5,24,288 हो गई। आधे हिस्से तक आते आते 32वें खाने में चावल के दानों की गिनती 214,74,83,648 हो गई। जल्द ही गिनती अरबों खरबों में बढ़ गई। आखिरकार अभागे राजा को अपना पूरा राजपाट उस चतुर कवि के हाथों सौंपना पड़ा। और इसकी शुरुआत चावल के सिर्फ एक दाने से हुई थी। कहानी की सीख, चक्रवृद्धि की ताकत को कम नहीं आंकना चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं ये। अभी क्या है कि हम लोग इस बिजनेस में आए हैं एक बार एक क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को वृद्धि करना चाहते हैं। लेकिन हम में से कुछ बिजनेस ओनर्स हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, चावल के खाने में जो 13वां या 14वां पायदान है, वहीं पे मेरा पेट भर गया तो मैं उसके आगे क्यों जाऊं। मैं तो सिर्फ डायरेक्टर 500 पे अपना बिजनेस रोक दूंगा, मैं तो डायरेक्टर 250 पे, डायरेक्टर 1000 पे अपना बिजनेस रोक दूंगा, मैं एग्जीक्यूटिव नहीं करूंगा, मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव नहीं करूंगा। तो वो लकीर के फकीर वाली बात आ जाती है। आप इस बिजनेस को कर रहे हैं, आप एक मतलब सीमित मानसिकता से अगर आप इस बिजनेस को करेंगे तो सीमित मानसिकता से ही आपके पास पैसे आएंगे। और जो डाउनलाइंस हैं, जितने भी लोग टीम में ये सोचते हैं, उनके लिए मेरा ये कहना है कि आप लोग इस मानसिकता से जब तक निकलेंगे नहीं, तब तक आप गरीबपुर से अमीरपुर का सफर नहीं तय कर पाएंगे। आप सिर्फ काम चल जाएगा, सिर्फ खर्च भर का पैसा आ जाएगा, सिर्फ आपका मतलब गुजर बसर हो जाएगा, लेकिन आप समृद्धि की ओर नहीं जा पाएंगे। क्योंकि आप मल्टीप्लाई तो कर नहीं रहे हैं। देखिए दो तरह की इक्वेशन होती है, एक लीनियर इक्वेशन होती है और एक लीनियर ग्रोथ होती है और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। लीनियर ग्रोथ में आप किसी इकाई को
सेम इकाई के साथ जोड़ते हैं और फिर जो फलस्वरूप जो संख्या आती है उसको फिर उसी इकाई से जोड़ते हैं। फिर जो फलस्वरूप जो संख्या आती है उसको उसी संख्या से फिर जोड़ते हैं। यानी कि अगर मैं 2 को 2 में जोड़ूं, मतलब संख्या तो एक ही है 2, लेकिन 2 को ही आपस में अगर जोड़ दूं तो 4 आता है। फिर 4 में फिर जोड़ दूं तो 6, फिर 8, फिर 10, फिर 12, फिर 14, फिर 16, फिर 18। इस तरीके से 2 को अगर मैं लगातार जोड़ता जाऊं तो 18 के बाद 20, फिर 22, फिर 22 के बाद 24, 26, 28, इसी इसी क्रम में बढ़ता जाएगा। मतलब हर बार एक सामान्य संख्या से वृद्धि होगी। लेकिन अगर यही चीज मैं एक्सपोनेंशियल यानी कि मल्टीप्लिकेशन करूं, यानी कि अगर गुणा करूं, तो गुणा करने पर सेम संख्या को अगर मैं गुणा करता हूं तो पहली बार 4 ही आता है, प्लस करने पर भी 4 ही आया था, मल्टीप्लाई करने पर भी 4 ही आता है। दूसरे में 8 आता है, 4 से 2 को अगर मैं गुणा करता हूं तो जो 8 आता है, जबकि पहले वाले में ऐड करने में 6 आता है। 6 और 8 में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन जब मैं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 16 आता है। अब ये 16 और 8 में दुगने का फर्क है। और मतलब इसके मतलब अगर मैं प्लस करता मल्टीप्लाई करने की जगह तो 8 आता, लेकिन मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इस वजह से 16 आ रहा है। अभी क्या है कि इसके बाद अगर मैं 16 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 32 आता है, और 32 और ऊपर वाले 10 में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। फिर अगर मैं फिर मल्टीप्लाई करता हूं तो 64 और 12 में फिर जमीन आसमान का फर्क है। फिर मैं 64 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 128 आता है, और 14 आता है अगर प्लस करता रहता हूं तो इसमें जमीन और आसमान बहुत बड़ा फर्क है। और फिर उसके बाद 256 और 18 में तो उससे भी बहुत बड़ा फर्क है। तो आपको निर्धारित करना है कि आप प्लस करने वाले बिजनेस में है या गुणा गुणा करने वाले बिजनेस में है। गुणा करेंगे तो सेम मेहनत का आपको फायदा ज्यादा होगा। आपकी टीम में जब डायरेक्टर 250 की संख्या बढ़ जाएगी, आपकी टीम में जब डायरेक्टर 500 की, डायरेक्टर 1000 की संख्या बढ़ जाएगी, तो आपका बिजनेस अपने आप मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगा। आप देखिए कि अमेज़न जो कंपनी है वो भी एक गैराज से शुरू हुई थी, छोटे से। अगर अमेज़न के संस्थापक मतलब जेफ बेज़ोस का अगर पेट भर जाता, अगर 12वें पायदान पे, 13वें पायदान पे, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि चावल के खाने भर रहे थे, तो अगर वो खाना भर जाता, अगर 12-14 में ही उसको लगता नहीं, नहीं बस और नहीं चाहिए, मेरा तो पेट इतने में भर जाएगा, बाकी के खाने मत भरिए, तब फिर मल्टीप्लिकेशन की ताकत नहीं मिलती उसको। लेकिन क्योंकि वो मल्टीप्लाई करता रहा हर हर खाने में, तो उसका फायदा होता रहा। ठीक उसी तरह से आप अगर आप सिर्फ लकीर के फकीर बन के बिजनेस को करेंगे, अगर आप ये सोच के करेंगे कि डायरेक्टर 250, 500, 1000 में ही मेरा काम चल रहा है तो और करने की क्या जरूरत है, तब क्या है कि आप फिर जॉब ही करते भले, फिर आप डायरेक्ट सेलिंग कर ही क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको एक लिमिटेड अमाउंट का पैसा तो बाहर भी मिल ही जाएगा कुछ और करके। फिर ये काम करने की क्या जरूरत है? ये काम में आए हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की ताकत आपको लेनी है। आपके पास टीम में अगर एक समय में 8, 10, 15, 20 हजार लोग होंगे, तो आपको पैसे के लिए मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा कभी किसी चीज को। आप देखिए आज आज की डेट में मैं भी बिजनेस ओनर की तरह ही काम कर रहा हूँ। मैं अपना बिजनेस मानता हूँ इसको, रेनेटस को। क्यों? मेरा बिजनेस आपका बिजनेस है। अगर आपका वॉल्यूम मैं बढ़ाता हूँ तो मुझे उसका फायदा का अनुभव होता है। तो मैं इंडिया में जितने भी लोग हैं उनका बिजनेस बढ़ाने का ठेका ले रखा है मैंने। अगर उनका बिजनेस बढ़ता है तो मैं समझता हूँ मेरे बिजनेस में मेरी तरक्की हो रही है। मैं चाहता हूं कि मैं 200-250 करोड़ से इस टर्नओवर को 2000, 2500 करोड़ तक लेकर के जाऊं। एक सीईओ या एक सीएफओ या एक अच्छे बिजनेस के संचालक का काम यही होता है। मैं भी इसको अपना बिजनेस मानता हूं। अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा तो मुझे लगेगा कि मेरा बिजनेस बढ़ रहा है। इस वजह से मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं। आप प्लस करके 200-250 करोड़ के बिजनेस को आप 2000, 2500 का नहीं बना सकते। आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। और मल्टीप्लाई मतलब एक संकुचित माइंडसेट से आपको अथाह पैसा या अथाह बिजनेस बड़ा नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको अपनी मानसिकता के ऊपर काम करने की जरूरत है। अपने मानसिकता को संशोधित करने की जरूरत है कि आपको मल्टीप्लिकेशन चाहिए या आपको प्लस करना है, आपको एडिशन करना है, आपको मतलब जोड़ना है या आपको बहुगुणित करना है, या आपको डिसाइड करना है। क्योंकि जितने भी बड़े बिजनेस हैं वो सारे मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं। डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट मल्टीप्लिकेशन पे चलता है, लेकिन जॉब में मल्टीप्लिकेशन की कोई जरूरत नहीं होती। संकुचित माइंडसेट में, जॉब माइंडसेट में, छोटे माइंडसेट में मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। 250 डायरेक्टर मेंटेन करते जाइए, 500 करते जाइए, 1000 करते जाइए। तो अपलाइन लोगों के लिए ये मेरा कहना है कि हम लोगों को चुनाव उन लोगों का करना है
जो लोग मल्टीप्लिकेशन में इंटरेस्टेड हैं, हमको मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी को व्यक्तिगत तौर पे नहीं कह रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ कि आप गधे को घोड़ा नहीं बना सकते। तो जो इस माइंडसेट को एकदम जकड़ के पकड़ के रखा है कि नहीं, हमको तो 500 के ऊपर करना ही नहीं है, तो उसके साथ आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप नहीं कर सकते ना। आप देखिए कि हम सब कोई एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर है। मैं ट्रेनिंग का दारोमदार है मेरा, आपका दृष्टिकोण, आपको बेहतर काम करने के तरीके बताने का काम है मेरा। अपलाइन का काम आपको फैसिलिटी देने का है, आपको हेल्प करने का है, और आपका काम है प्रोडक्ट के वॉल्यूम को बढ़ाना, नए लोगों को आपके साथ जोड़ना, फिर उनकी भी मदद करनी। किसी को जोड़ के ऐसे ही पैसा नहीं आएगा, उनकी जब तक मदद नहीं करेंगे आप। तो अगर आपका बड़ा माइंडसेट है तब तो चलेगा। अपलाइन के लिए ये मेरा सुझाव है कि ऐसे संकुचित माइंडसेट वाले व्यक्ति को छोड़ें और दूसरा बंदा पकड़ें। आप नए लोगों को जोड़ें, क्योंकि आपको फ्रेश ब्लड की जरूरत हमेशा पड़ती रहेगी। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें नए ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती। हर बिजनेस में टाटा स्टील भी आज नया कस्टमर ढूंढ रहा है, स्टील जो खरीदे उससे, है ना। आप देखिए हर न्यूज़पेपर भी नया ग्राहक ढूंढ रहा है, हर न्यूज चैनल नए नया व्यूअरशिप ढूंढ रहा है, हर बाइक का शोरूम नए ग्राहक ढूंढ रहा है बाइक को बेचने के लिए, हर लैपटॉप का की दुकान नए ग्राहक को ढूंढ रही है। इतने कस्टमर तो ऑलरेडी मौजूद हैं एप्पल के, फिर वो नया कस्टमर क्यों बनाने के लिए मेहनत कर रहा है? वो पागल है क्या? वो तो पागल नहीं है। तो वो मल्टीप्लिकेशन के पावर को समझता है, इस वजह से ऐसा कर रहा है। आप भी अगर मल्टीप्लिकेशन के पावर को समझेंगे, तो आप अपना बिज़नेस 200, 250 या 500 पे रोकेंगे नहीं, आप बिज़नेस को बहुत आगे लेकर के जाएँगे। क्योंकि आपको मल्टीप्लाई करने के लिए आप इस बिज़नेस को कर रहे हैं। आप अपने मतलब फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए इस बिज़नेस को कर रहे हैं, ताकि एक समय ऐसा आए जबकि पैसे के बारे में सोचना ही ना पड़े। आपको अगर आज की डेट में अगर अमेरिका जाना है, बिज़नेस क्लास का अगर आप फ्लाइट टिकट लेंगे, तो 6 से 7 लाख रुपए का एक व्यक्ति का टिकट है, एक साइड जाने का, सिर्फ एक व्यक्ति का। एमिरेट्स की, एतिहाद की जो फ्लाइट है वो 6 से 7 लाख रुपए सिर्फ एक बिजनेस के टिकट का लगेगा, जो कि 24 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। 24 घंटे में पहुंच जाएंगे। 24 घंटे का 6 से 7 लाख रुपए एक फ्लाइट का लगेगा। लोग सोचते हैं नहीं हम इतने में तो गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन लोग 2 घंटे के लिए इतना खर्च करते हैं। एक होटल है जिसमें ठहरने के लिए करीब करीब 20 से 22 लाख रुपए लगते हैं एक रात के। तो वो भी कोई इंसान ही उसको एंजॉय कर रहा है। लेकिन उन जगहों पे अपने मतलब 6 महीने की जो इंटरनेशनल रिट्रीट होती है हमारी, 1 साल की जो इंटरनेशनल रिट्रीट होती है हमारी, हम जिंदगी भर में कभी उसको अटेंड नहीं कर पाएंगे। यदि मेरा यही अगर विचारधारा रही कि नहीं मैं तो 250 से ऊपर करूंगा ही नहीं, नहीं मैं तो 500 कर लूंगा तो मुझे टीम डेवलपमेंट बोनस मिल जाएगा। आप टीम 2 बॉटल नोवा के चक्कर में आप अपना इंटरनेशनल ट्रिप गवा रहे हैं। आप अपने बहुत सारे आगे के अवार्ड रिवॉर्ड गवा रहे हैं, एक मोटी इनकम को गवा रहे हैं, सिर्फ 2 बॉटल के चक्कर में। मतलब आपके पैर की बेड़ियां हैं वो 2 बॉटल जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो ऐसी बेड़ी किस काम की? तो आपको अगर बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो आपको छोटे छोटे बेनिफिट्स को बड़े बेनिफिट्स के लिए छोड़ना पड़ेगा। आपको बड़े बेनिफिट अगर चाहिए तो छोटे बेनिफिट को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप आगे बढ़ पाएंगे। आप सोचिए बचपन में आप पतंग उड़ाते थे, आज भी उड़ाते हैं क्या? आज नहीं उड़ाते, क्यों? आज भी अगर आप पतंग ही उड़ाइए, फिर पतंग उड़ाएंगे तो उससे पैसा तो आएगा नहीं। लेकिन पसंद बहुत है, कंचे खेलना लोगों को बचपन में पसंद था, वो छोड़ा कि नहीं? वो छोड़ा तभी आज आज जाके रोटी आ रही है ना घर पे। तो बचपन में अगर आपको क्रिकेट खेलना पसंद था, तो जिंदगी भर क्रिकेट खेल के तो आपके पास पैसा आएगा नहीं, गिल्ली डंडा खेल के तो पैसा आएगा नहीं। तो आपको आपने उस काम को छोड़ा तभी आप आगे बढ़े। बचपन में आपको गुड्डो गुड़ियों का खेल पसंद था, वो काम आप छोड़ा कि नहीं आपने आगे जाने के लिए? तो आप अगर बिजनेस में अगर छोटे हैं, तो आगे आपको बढ़ना है, आपको बिजनेस में आपकी उम्र बढ़ेगी, तब आपको ये गुड्डे गुड़ियों का खेल पीछे छोड़ना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में भी आगे बढ़ेंगे। आपको जो बचपन में पसंद था वो आपने छोड़ा ना, तब जाके आप बड़े हुए, तब जाके आप आगे बढ़े, तब जाके आपको समृद्धि मिली, नाम मिला, पैसा मिला, शोहरत मिला। तो वहां यहाँ पर भी आपको जो छोटे रैंक की जो सुविधाएं हैं वो आप छोड़ेंगे, तब जाके बड़ी इनकम आपको मिलेगी। अगर वो उसको पाँव की बेड़ियां बना लेंगे तो फिर आगे आगे जाके आपको दिक्कत आएगी। तो पावर लेग एक होता है, मैं आपको बताता हूँ पावर लेग एक्चुअली होता क्या है। आपकी आपके ऊपर जो लोग है ना वो आपका पावर लेग है। आपके आपके नीचे जो है वो पावर लेग नहीं है। नीचे वाले तो क्या है कि कुछ भी हो जाए तो आप फिर बना लेंगे, अगर कुछ 19-20 हो जाए तो उसको सही कर लेंगे। लेकिन मेन पावर लेग होता है आपकी अपलाइन, उनकी अपलाइन, उनकी अपलाइन, उनकी अपलाइन। ये आपका एक्चुअली पावर लेग है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं अगर शुभ्रतो सर के डायरेक्ट में मैं ज्वाइन करूंगा बिजनेस करने के लिए, आपको क्या लगता है मेरा बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा? मान लीजिए मैं
मतलब दिव्यांग हूँ, मुझे बोलना नहीं आता, मैं सुन नहीं सकता, लेकिन मैं देख सकता हूँ। मैं सुब्रतो सर के साथ जुड़ूँगा, मैं सुमित सर के साथ जुड़ूँगा, मेरा बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा? आप मुझे बताओ। मेरा बिज़नेस चलेगा बॉस, क्योंकि मैं जिनके साथ जुड़ रहा हूँ, उनकी ताकत मेरे साथ है। क्योंकि वो मुझे गाइड करेंगे, क्योंकि वो मेरे साथ खड़े रहेंगे। तो मेरे साथ जब वो खड़े रहेंगे, तो मेरा पावर वहीं से जनरेट होता है। आप खुद ही सोचिए कि आप आपका पावर कौन है? हाँ, आप प्यार निश्चित तौर पे अपने बच्चों को करते हैं, लेकिन आपका जो मेन पावर है, वो ऊपर से आता है। आप देखिए, कहते हैं कि बड़े-बुजुर्ग जो हैं, वो घर की छत की तरह होते हैं। पिताजी जो है, घर की छत की तरह होते हैं। पिताजी ना रहे, तो ऐसा लगता है कि घर के ऊपर छत नहीं है। माँ नहीं है, तो लगता है कि वो कुछ कुछ भी नहीं है। तो आपका जो मेन पावर है, वो वहीं से आता है। आपका पावर जो नीचे बन रहा है, वो पावर नहीं है। नीचे की टीम को अगर कुछ भी हो गया, तो आप दोबारा बना सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला पावर दोबारा नहीं बनेगा। तो आपकी जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है, वो आपका पावर लेग है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपने इसी पावर लेग को काटते हैं। जिस डाल पे बैठे होते हैं, उसी डाल को काटते हैं। कैसे? मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये जो बिज़नेस है, वो प्रभाव का बिज़नेस है। आपके अपलाइन जितने ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, जितने ज़्यादा इनकम करने वाले होंगे, जितने अच्छे फिटनेस वाले होंगे, जितने अच्छे पर्सनैलिटी वाले होंगे, उतना आपकी अपलाइन की पर्सनैलिटी का फ़ायदा आपके बिज़नेस में होगा। क्योंकि आपकी अपलाइन को देखकर आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ने के लिए तैयार हो जाएँगे। आप आपके अपलाइन का, आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप का जितना तगड़ा प्रभाव रहेगा, उतना अच्छा काम होगा। जितना अच्छा डिसिप्लिन रहेगा, ये बिज़नेस जो है डिसिप्लिन का है, और डिसिप्लिन्ड हम तभी होते हैं जब हमारी अपलाइन डिसिप्लिन्ड है, अपलाइन अनुशासन को मानती हो। तो ये भी अपलाइन से ही आता है, अनुशासन। अच्छा, इसके अलावा अच्छा बिहेवियर। अगर कोई भी तू तड़ाक से बात करता है या सही तरीके से बात नहीं करता है, तो ना तो उसके साथ कोई जुड़ना चाहेगा, ना तो उसको कोई जोड़ना चाहेगा। तो अच्छे बिहेवियर का, हम अच्छे बर्ताव का हमारा काम है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट का काम है। यहाँ पर कोई किसी का नौकर नहीं है। अगर मान लीजिए किसी का व्यवहार किसी को बुरा लगता है, तो वो मतलब चला जाता है, या बिज़नेस नहीं कर पाता है, या खुद के बल पे करने लगता है। ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको जो ये सारी चीज़ें हैं, ये बिज़नेस डिसिप्लिन पे खड़ा है, ये बिज़नेस प्रभाव पे खड़ा है, आपकी अपलाइन के प्रभाव पे खड़ा है। जैसे ये जो बिज़नेस है, वो सुमित देवनाथ सर के, वो विकास श्रीवास्तव सर के, वो सुब्रतो दत्तो सर के, वो हमारे जितने भी बड़े-बड़े लीडर्स हैं, उनके व्यक्तिगत प्रभाव पे ये बिज़नेस खड़ा हुआ है। मेरी बात गलत तो नहीं है? आप जिस जगह पे रहते हैं, सुनील प्रजापति सर, हमारे रिस्पेक्टेड सुनील प्रजापति सर के प्रोडक्ट के का जो रिजल्ट आया, उनको जो नेटवर्क की नॉलेज थी, उनको जो नेटवर्क की स्किल थी, अमित सर हैं, संदीप सर हैं, इन सबके जो बिहेवियर है, इन सबका जो प्रभाव है, उस प्रभाव के ऊपर, उनके डिसिप्लिन के ऊपर, उनके इन्फ्लुएंस के ऊपर, उनके बिहेवियर के ऊपर, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के ऊपर ये बिज़नेस खड़ा हुआ है। अगर ये जो इन्फ्लुएंस है, डिसिप्लिन है, अच्छा बिहेवियर है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, ये आपके बिज़नेस की खाद है। आप जितनी अच्छी खाद डालेंगे, उतना अच्छा बिज़नेस खड़ा होगा, उतना अच्छा बिज़नेस फलेगा, फूलेगा और उतना वृद्धि करेगा। अब आपके हाथ में है कि आप अपलाइन को इन्फ्लुएंस देना चाहते हैं या नहीं? अपलाइन से डिसिप्लिन लेना चाहते हैं या नहीं? अच्छा बिहेवियर उनसे चाहते हैं या नहीं? अच्छा बिहेवियर आप करेंगे, या म्यूचुअल रिस्पेक्ट आप करेंगे, तो आपका बिज़नेस बढ़ेगा। अगर ये चीज़ें नहीं करेंगे, तू तड़ाक से बात करेंगे, या गाली-गलौज होगी, या अगर असम्मान होगा, तो देखिए ये जो भी जाता है ना, वो आता है। ये हमारा बिज़नेस इतना सुंदर खूबसूरत बिज़नेस है कि आपके पास से जो जाएगा, सामने से भी वही आएगा। आप देख लीजिए, सड़क पे अगर 2 लोगों की झड़प हो जाए, तो वो लोग कोई भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होता है। मतलब पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है तुम्हारी गलती है, दूसरा व्यक्ति पहले व्यक्ति को कहता है नहीं तुम्हारी गलती है। तो क्या है कि हम लोग अगर अच्छा बिहेवियर करते हैं, तो सामने वाला, अगर हम अपनी गलती मान लेते हैं, तो सामने वाला निहत्था हो जाता है। सामने वाला कहता है नहीं, नहीं मेरी गलती है। तो आप देखिए, आप बिज़नेस को सींचना चाहते हैं किन चीज़ों के ऊपर? आप अच्छी चीज़ों के ऊपर, इन्फ्लुएंस, डिसिप्लिन, गुड बिहेवियर या म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे सींचना चाहते हैं? या आप लड़ाई-झगड़ा, या मतलब गाली-गलौज, या अपशब्द कह के, या असम्मान करके आप बिज़नेस को करना चाहते हैं? क्योंकि जो भी आप करेंगे 10 गुना होके आपको मिलेगा। तो आप जो दे रहे हैं, वही आपको मिलेगा। तो आप क्या डालना चाहते हैं बिज़नेस में, ये आपके ऊपर है।
इसमें डाउनलाइन को जितने भी लोग हैं जिनके सीनियर्स हैं, मैं उनको कहूँगा कि अपने अपलाइन से, अपने डाउनलाइन से या जो नहीं जुड़ा है उससे भी आप ढंग से बात कीजिए। आप तू तड़ाक से, आप बदसलूकी से मत पेश आइए। आप अच्छे तरीके से उनसे बात कीजिए। आप उनको मतलब ऐसा-वैसा, जैसा-तैसा मत कहिए। और अपलाइन्स को मेरा ये कहना है कि आप में से कुछ लोग हैं जिनकी टीम में अगर ऐसे लोग हों, तो आप उनके ऊपर भरोसा करके बैठे ही क्यों हैं? क्या आप मतलब नए व्यक्ति को जोड़ नहीं सकते क्या? ये बिज़नेस ऐसा है कि आप कभी भी नए व्यक्ति को जोड़ सकते हैं, आप किसी के भरोसे बैठे ही क्यों हैं? आप किसी के भरोसे मत बैठे रहिए, नए व्यक्ति के पास जाइए, क्योंकि अगर पुराने व्यक्ति को बदलना है आपको तो उसमें बहुत समय लगता है और वो बदलने के लिए तैयार है या नहीं इसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो अगर कोई तैयार नहीं है आप उसको छोड़िए, अब नए व्यक्ति के पास जाइए, ज़रूरत नहीं है हमको ऐसे व्यक्ति की। जो हम वो गाली हमें दे रहा है और हम शिकायत कर रहे हैं। अरे क्या ज़रूरत है? ऐसे व्यक्ति की गाली सुनना ही क्यों चाहते हैं? वो कोई बात नहीं, वो काम करना चाहता है तो करेगा, नहीं करना चाहता है कोई बात नहीं, स्वतंत्र है वो, है ना? हम लोग यहाँ पर म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगी तो घर में शांति रहेगी तो बिज़नेस फलेगा-फूलेगा। आप देखिए किसी भी तरह का कलेश या किसी भी तरह की अशांति आपके बिज़नेस को या आपके मेंटल पीस को नीचे लेकर आएगी, कभी भी उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो कलेश कर रहा है, जो अपशब्द कह रहा है, उसको भी कभी फ़ायदा नहीं होता इन चीज़ों से, उसको भी सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन तुरंत समझ में नहीं आता। ये सब हमने करके देखा हुआ है इसलिए हमें पता है। क्या हमको भी अपने अपलाइन में देवता ही हमेशा नज़र आए ऐसा नहीं है। हमें भी कभी-कभी अपलाइन की बात बुरी लगी है। हमें भी कभी-कभी माता-पिता की बात बुरी लगी है। तो आपका पावर लेग को काटिए मत। ये पावर लेग आपकी अपलाइन जो है वो पावर लेग है आपका, है ना? डाउनलाइन वाला तो पावर लेग नहीं होता है। जिस चीज़ पे आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है वो पावर लेग कैसे हो सकता है? लोग बोलते हैं नीचे वाला पावर लेग, जिस चीज़ पर नियंत्रण ही नहीं है, गाड़ी है, ब्रेक फेल है गाड़ी का, तो वो तो आपके नियंत्रण में ही नहीं है, वो कभी भी कहाँ कहीं भी जा सकती है। तो पावर लेग आपकी अपलाइन वाला जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है आपकी, वो आपका पावर लेग है। वो जितना मजबूत होगा उतना बिज़नेस आपका मजबूत होगा। तो ये तभी मजबूत होगा जब आप इसमें अच्छी खाद डालेंगे, डिसिप्लिन की, इन्फ्लुएंस की, गुड बिहेवियर की और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की। तो आप कभी भी किसी से बदसलूकी मत कीजिए और आपसे कोई बदसलूकी करे तो आप सहन भी मत करिए, है ना? इसके अलावा ये प्रोडक्ट बेस्ड बिज़नेस है। हमारा बिज़नेस जो है प्रोडक्ट का बिज़नेस है। प्रोडक्ट जितने ज़्यादा बिज़नेस उतना ज़्यादा, है ना? और इनकम हमारी उसी अनुपात में बढ़ेगी जिस अनुपात में हमारे बिजनेस में प्रोडक्ट का मूवमेंट होगा। जितना ज़्यादा टर्नओवर होगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट का मूवमेंट होगा, उतना ही बड़ा हमारा रैंक और उतनी बड़ी हमारी इनकम होगी। यानी कि और प्रोडक्ट का मूवमेंट तो तब होगा जब हमारे पास प्रोडक्ट होंगे। प्रोडक्ट होंगे ही नहीं तो प्रोडक्ट का मूवमेंट कैसे होगा? यानी कि जितना अच्छा स्टॉक होगा हमारे पास उतना अच्छा बिज़नेस होगा और जितना कम हमारे पास स्टॉक होगा, उतना कम हमारा बिज़नेस होगा। मान लीजिए कि अगर आप किसी नाई की दुकान में गए हजामत बनाने के लिए और उसने कहा कि अरे बाबू आप आ गए हैं, रुकिए मैं कैंची और कंघी खरीद के लेकर आता हूँ। आप उससे बाल कटाना पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक उसी तरह से आपके पास अगर कोई आया है रेनेटस के प्रोडक्ट्स आपसे माँग रहा है और आपके पास स्टॉक ही नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है। जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप ले सकते हैं, 2-2 4-4 पीस आप ले सकते हैं। आपको कोई भी 1-2 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं कह रहा है। आपको सिर्फ़ जो चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस आप एक्स्ट्रा रख लीजिए ताकि वो प्रोडक्ट अगर आपसे कोई माँगे तो आपके पास दिखाने के लिए, बताने के लिए और टच एंड फ़ील कराने के लिए आपके पास मौजूद हो। क्योंकि वो प्रोडक्ट जो आप खुद इस्तेमाल नहीं करते, वो आप किसी और को दे नहीं सकते। तो आपको कुछ प्रोडक्ट जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपको अपने पास रखने चाहिए, ताकि आप बिज़नेस में प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकें। अगर मान लीजिए कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है और आपको कहीं से ला के प्रोडक्ट देना है, तो आपको 1 दिन का विलंब हो जाएगा प्रोडक्ट देने में। अगर आपने कुरियर से मंगाया तो 4 से 5 दिन या 6 दिन का विलंब हो जाएगा प्रोडक्ट देने में। हो सकता है कि तब उसका मतलब लोहा ठंडा हो जाए, क्योंकि लोहे को मतलब जब गर्म हो तभी हथौड़ा मारेंगे तभी शेप बदलेगा। जब कस्टमर की इच्छा है प्रोडक्ट लेने की, तब अगर आपने उसको प्रोडक्ट नहीं दिया, तब तो वो बाद में लेगा नहीं, वो भूल जाएगा। बाद में कहेगा अगले महीने ले लूँगा, फिर वो बाद में और टाल जाएगा, फिर प्रोडक्ट लेगा ही नहीं। तो आपको ये इस बात का खास ख़्याल रखना है कि आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक रहे, स्टॉक नहीं रहेगा तो बिज़नेस नहीं होगा। आप कम प्रोडक्ट रखिए, पर रखिए, कुछ भी तो रखिए। आप 2 टूथ जेल एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रखिए। आप 2 एलोस्टिन एक्स्ट्रा रखिए, 2 नोवास्टिन एक्स्ट्रा रखिए। आप 1 इम्यूज़ेंट यूज़ कर रहे हैं, 1 इम्यूज़ेंट एक्स्ट्रा रखिए। आप नोवा 1-2 पीस एक्स्ट्रा रखिए। आप हरिद्रा 1-2 पीस एक्स्ट्रा रखिए। 1-2 पीस लेने के लिए आपको अपनी जायदाद गिरवी रखनी नहीं पड़ेगी। हरिद्रा 2 पीस या नोवा 2 पीस, नोवास्टिन 2 पीस लेने के लिए। तो आप अगर अच्छा, फिर क्या है कि आप रिटेल बेस बना के आप अपना रिटेल प्रॉफिट करके इस स्टॉक को धीरे-धीरे करके बढ़ा सकते हैं। आपको पैसे लगाने की भी ज़रूरत नहीं है।
आप किसी को भूमिका बनाइए, प्रोडक्ट सेल कीजिए एमआरपी पे या एमआरपी पे थोड़ा डिस्काउंट देके, ताकि जो मार्जिन आपके पास आए उस मार्जिन से आप अपने स्टॉक का दर बढ़ा सकें। जरूरी नहीं है कि आपको अपने पॉकेट से पैसे लगाने पड़े। तो ये आप कर सकते हैं। ये लोगों का बिजनेस है, तो बिजनेस में लोग ही हमारा रॉ मटेरियल है, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा बिजनेस होगा। अभी क्या है, हम अपने प्रोस्पेक्ट को सेमिनार में क्यों नहीं बुला पाते? इसलिए नहीं बुला पाते क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटी की ग्रेविटी बिल्ड करना ही नहीं आता, हमें नीड क्रिएट ही नहीं करना आता। अब आप मुझे मान लीजिए अपने घर में बुलाएंगे या किसी काम से बुलाएंगे, अगर आपके उस काम में मुझे अपना फायदा नहीं दिखेगा तो मैं क्यों आऊंगा? नहीं आऊंगा भाई। कोई भी काम करने से पहले हम ये सोचते हैं कि इस काम को करने से हमारा फायदा होगा या नुकसान होगा। अगर नुकसान ज्यादा प्रबल लगेगा तो मैं वो काम करूंगा ही नहीं। सामने वाले को जब हम प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं या बिजनेस के बारे में बताते हैं तो सामने वाला भी ऐसे ही सोचता है, अरे ये सुन के मेरा क्या फायदा, अरे ये जान के मेरा क्या फायदा। तो अगर उससे उसको प्रोडक्ट या बिजनेस से कोई फायदा नहीं हम जता पाते, फायदा नहीं है महसूस करा पाते, तो वो बात सुनेगा ही क्यों हमारी? ये नीड क्रिएशन का काम हम करते ही नहीं। ये नीड क्रिएशन सीखने वाली चीज है। मैं जब किसी से बात करता हूं तो प्रोडक्ट की नीड कुछ इस तरह से बना देता हूं कि वो फिर प्रोडक्ट लिए बिना रहता ही नहीं है। तो आपको नीड क्रिएट कर, क्योंकि आप सेमिनार में बुलाएंगे वो आएगा ही क्यों? उसको क्या फायदा है? उसको आके क्या फायदा मिलेगा? वो ज्ञान सुनेगा क्यों इतना? वो क्यों आएगा? उसको कोई फायदा ही नहीं हमने बताया, या हमने जो फायदा बताया उसको वो फायदा लगा ही नहीं। तो आपको क्या करना, अच्छा आप अगर उसके पैसे दे भी देंगे ना तो वो नहीं आएगा, क्योंकि उसे लगेगा हमें समय समय बर्बाद होगा, हमारा हमारा समय ऊर्जा बर्बाद होगी, इतना जाएंगे, समय लगेगा, ऊर्जा लगेगी शरीर की, उस समय में हम कोई और काम कर लेंगे। लोग इंटरटेनमेंट कर लेंगे लेकिन आपके पैसे दिए हुए टिकट पे नहीं आएंगे। आप उनको टिकट के पैसे भी नहीं ले रहे, लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि बिजनेस की ग्रेविटी नहीं बिल्ड हुई है, बिजनेस की भूमिका नहीं बंधी है। तो आपको बिजनेस की भूमिका बनानी है। अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भूमिका बनाने के लिए कुछ वर्कशॉप्स रखें। हम इस तरह की वर्कशॉप्स कंपनी के जरिए भी करेंगे, आपको आश्वस्त करता हूं मैं। और डाउनलाइंस को ये चाहिए कि वो भूमिका बनाने की प्रैक्टिस करें, नीड क्रिएशन के ऊपर फोकस करें। कस्टमर को कौन सी नीड ज्यादा आकर्षक लगेगी, वो उस नीड के ऊपर फोकस करें। तो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी काम बिना प्रैक्टिस के आप अच्छी तरह से कर नहीं सकते। तो आपको नीड क्रिएशन की प्रैक्टिस आप अच्छी करेंगे तो आप सेमिनार में लोगों को लेकर के भी आ पाएंगे। वो अपनी खुद के टिकट के पैसे खुद दे के जाएंगे आपको, लेकिन उनको लगना चाहिए कि हाँ वाकई में ये जो सेमिनार में मैं जाऊंगा मेरा कोई फायदा होने वाला है। अगर उसको अपना फायदा नजर आएगा तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसे देकर भी आने के लिए राजी हो जाएगा। जब हमको ट्रेन में सफर करना पड़ता है और जरूरी होता है हमारे लिए, तो हम प्रीमियम तत्काल में 3 से 4 हजार रुपए भी देते हैं उसी टिकट के लिए। जो कि हम स्लीपर में जाते हैं तो 200 रुपए में हो जाता, 300 रुपए में हो जाता। लेकिन हमें जरूरत है, गरज हमारी है, इस वजह से हम प्रीमियम तत्काल में उस टिकट का 4 हजार रुपए भी देते हैं। जो टिकट हमें 200 300 रुपए में हमें स्लीपर की टिकट मिल जाती। लेकिन अगर फर्स्ट एसी में एक ही टिकट है और जाना जरूरी है तो हम 4 हजार रुपए भी देते हैं, बिल्कुल देंगे प्रीमियम तत्काल में। क्यों? क्योंकि गरज है हमारी, क्योंकि नीड है हमें। तो आप सामने वाले की नीड उजागर कर दीजिए, काम आपका सिंपल हो जाएगा। टिकट के पैसे भी वही देगा, प्रोडक्ट के पैसे पहले देगा, प्रोडक्ट आएगा बाद में, पैसे देगा पहले। लेकिन उसको ये इच्छा शक्ति तो जागृत कीजिए पहले। इच्छा शक्ति नहीं जागृत करेंगे तो आपके कहने पर आपके ऊपर एहसान करके प्रोडक्ट नहीं लेने वाला, आपके ऊपर एहसान करके सेमिनार में नहीं आने वाला। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आप ध्यान देंगे तो आपका बिजनेस और बेहतर हो जाएगा। आशा करता हूं कि मैं आपको जो जानकारी दे पाया हूं उसको आप लागू करेंगे। लागू करने से ही पैसा आएगा आपके पास, सिर्फ सुनने से पैसा नहीं आएगा।